आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ के टॉपिक पे। तो दोस्तों, लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज का जो लेक्चर है वो हिंदू लॉ से है। तो हिंदू लॉ से जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में वो है वॉइड मैरिजेस एंड वॉइडेबल मैरिजेस पे। ठीक है, जब हम लोग वैलिडिटी के अनुसार देखते हैं, इसके दृष्टिकोण से देखते हैं, वैलिडिटी के दृष्टिकोण से, तो हिंदू मैरिज को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला वैलिड मैरिज, दूसरा वॉइड मैरिज और तीसरा वॉइडेबल मैरिज। क्लियर? तो वैलिड मैरिज क्या होता है? वह मैरिज जिसको किया गया है, कंडीशन जिसका जिक्र सेक्शन 5 में दिया गया, उस कंडीशन को फुलफिल करके अगर हुआ है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, तो उस कंडीशन को अगर फुलफिल करके किया गया मैरिज को हम लोग कहते हैं वैलिड मैरिज। और वॉइड मैरिज क्या होता है? तो वॉइड मैरिज के लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 11 क्या कहता है ये समझिए, और वॉइड मैरिज हम कब कहेंगे किस मैरिज को कि वो मैरिज वॉइड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि वॉइड मैरिज, उस मैरिज को ही वॉइड किया सकता है या फिर उस मैरिज को ही हम वॉइड कहेंगे जो मैरिज हुआ है सोलेमनाइज। दैट मीन सोलेमनाइज का मतलब होना होता है। तो अगर कोई मैरिज हुआ है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद अगर कोई मैरिज हुआ है तो उस मैरिज को ही वॉइड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वॉइड होगा तो किस ग्राउंड पे होगा? तो अगर मानिए मैरिज हुआ और जो सेक्शन 5 के क्लाउज 1, 4 और 5 में जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को कॉन्ट्रावेन करके, उसका हनन करके अगर मैरिज हुआ है तो वो मैरिज क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन अब वॉइड मैरिज के संबंध में अगर डिक्लेरेशन चाहिए पिटिशनर को, तो उसके लिए पिटिशनर को पिटिशन प्रेजेंट करना होगा। वो पिटिशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, किसके खिलाफ? दैट मीन्स टू द रिस्पोंडेंट, दैट मीन्स अदर पार्टी टू दी मैरिज के खिलाफ होगा। और कोर्ट जो है उसके बाद उस पिटिशन के बेसिस पे डिक्लेरेशन पास करेगी, डिक्लेयर करेगी कि वो मैरिज जो है वॉइड है इस ग्राउंड पे, अगर इस ग्राउंड को कॉन्ट्रावेन कर रहा है तो। क्लियर? और जैसे डिग्री ऑफ नलिटी पास हुआ उस डेट से ही मान लिया जाए कि मैरिज वॉइड है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग जब बात करते हैं कि हिंदू मैरिज का बात उठा है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां नोट कीजिए नेक्स्ट वॉइडेबल मैरिज पे आने से पहले, कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले तक हिंदू एक से अधिक शादी कर सकता था। वो कुछ भी हो सकता था संख्या, दैट मीन्स 2, 3, 4 हो सकता था। लेकिन एज कंपैरिजन टू हम लोग जब मुस्लिम मैरिज को देखते हैं तो मुस्लिम मैरिज पहले भी अनकोडिफाइड था और आज भी अनकोडिफाइड है। तो मुस्लिम उस वक्त भी 4 शादी कर सकता था। ठीक है, 5वां अगर वो शादी करता तो उसका मैरिज जो उसका प्रभाव होगा वो इरेगुलर होता। वो आज भी वही कंसेप्ट है। लेकिन जब लोग हिंदू मैरिज को देखते हैं और हिंदू लॉ को देखते हैं तो हिंदू लॉ पहले अनकोडिफाइड था, लेकिन आफ्टर लेजिस्लेशन, ठीक है, जो हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड हो गया। अब मैरिज के लिए अलग से स्पेसिफिक एक्ट बना, सक्सेशन के लिए, हिंदू सक्सेशन के लिए अलग से स्पेसिफिक एक्ट बना। तो हम लोग हिंदू लॉ में है, मैरिज से रिलेटेड है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है, अब जो भी हिंदू लॉ है मैरिज से रिलेटेड वो कोडिफाइड हो गया है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और इस एक्ट के बाद क्या हुआ दोस्तों कि अब हिंदू एक समय में एक ही शादी कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो कॉन्सेप्ट है मोनोगमी का उसको प्रिवेल किया गया इस एक्ट के थ्रू, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू। क्लियर? तो अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सेक्शन 5 के क्लाउज 1 या 4 या 5 के कंडीशन को वायलेट करके अगर कोई मैरिज हुआ तो वो मैरिज वॉइड हो गया। तो ये कंडीशन क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज। देखिए, जब हम लोग देखते हैं, जब बात अगर ये उठ जाए, सवाल अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए जुडिशियल एग्जाम में कि कंडीशन क्या है फॉर अ वैलिड मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये अलग है, और अकॉर्डिंग टू अनकोडिफाइड लॉ ऑफ हिंदू तो वो अलग है। क्लियर? तो यहां पे जो कंडीशन का वॉलेशन हो रहा है वो हो रहा है सेक्शन 5 का, दैट मींस कोडिफाइड लॉ का हो रहा है। तो क्लाउज 1, 4, 5 क्या कहता है, क्या कंडीशन है 1, 4, 5 में कि जो भी पार्टी है, जो पार्टी टू दी मैरिज है, जो शादी करना चाहता है 2 व्यक्ति, वो पहले तो हिंदू होना आवश्यक है। और पहला क्लाउज के अनुसार क्या है कि वो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई हिंदू शादी करना चाहता है तो वो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग 4, 5 को देखते हैं तो ये कहता है कि जो पार्टी टू दी मैरिज है वो एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए और डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंडीशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए पार्टी टू दी मैरिज जो 2 व्यक्ति शादी
करना चाहते हैं, अगर उनका जो कस्टम है वो इस बात का मान्यता देता है कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत और सपिंड के अंतर्गत मैरिज हो सकता है, तो वो मैरिज वैलिड माना जाएगा। क्लियर? तो वो मैरिज को हम लोग वाइड मैरिज भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंड रिलेशनशिप, ये क्या होता है, ये लेंदी हो जाएगा ये वीडियो, इसको हम अलग से इस टर्म को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो आज हम लोग कंसर्न रहते हैं वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज को लेकर। ठीक है? तो हम लोग ने जाना है कि सेक्शन 5 क्लाउज 145 क्या कह रहा है, और इस कंडीशन को अगर वॉलिड करके अगर मैरिज होता है तो मैरिज का क्या इफेक्ट होगा, तो वो वाइड मैरिज होता है। ठीक है? क्लियर? अब आते हैं हम लोग बात करते हैं वाइडेबल मैरिज का। देखिए वाइडेबल मैरिज क्या होता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये समझिए कि उस मैरिज को हम वाइडेबल मैरिज कहेंगे जो मैरिज हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले या फिर बाद में। ठीक है? लेकिन हम लोग जब वाइड मैरिज के केस में थे तो उस मैरिज को ही वाइड कहा जाएगा जो हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद। यहाँ पे पहले जो हुआ है या बाद में भी हुआ है तो उसको हम लोग वाइडेबल मैरिज कह सकते हैं। तो मैरिज जो हिंदू मैरिज वाइडेबल होगा तो किस ग्राउंड पे होगा, तो वाइडेबल का क्या मतलब होता है कि शून्य करनी है, जिसको हम लोग शून्य एनल कर सकते हैं, जिस मैरिज को खारिज किया जा सकता है, तो उस मैरिज को कहते हैं वाइडेबल मैरिज। ठीक है? ठीक है? तो वाइडेबल मैरिज किस ग्राउंड पे हम लोग मैरिज को वाइडेबल मैरिज कहेंगे, इसके लिए हम लोग सेक्शन 12 देखना होता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और वो ग्राउंड क्या है देखिए, पहला ग्राउंड है कि अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट का क्या मतलब हो गया कि जिसके खिलाफ पिटिशन फाइल्ड होता है, और पिटिशन फाइल करने वाले को हम लोग कहते हैं पिटिशनर, और जिसके खिलाफ पिटिशन फाइल होता है वो होता है रिस्पोंडेंट। ठीक है? तो अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट के इंपोर्टेंसी के ग्राउंड पे मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो पाया तो फिर उस मैरिज को हम लोग वाइडेबल मैरिज कहेंगे और उसको हम लोग एनल्ड किया जा सकता है। ठीक है? बाय कोर्ट। इसके लिए पिटिशन फाइल करना होगा पिटिशनर को, जो चाहती है या जो चाहता है वाइड मैरिजेस को वाइड करना। ठीक है? तो यहां इंपॉर्टेंट क्या था कि रिस्पोंडेंट का इंपोर्टेंसी का तात्पर्य क्या होता है, नपुंसकता। तो रिस्पोंडेंट के नपुंसकता के कारण मैरिज जो है कंज्यूमेट नहीं हो पाया, तो इस ग्राउंड पे हम लोग कहते हैं उस मैरिज को वाइडेबल मैरिज और उसको एनल्ड किया जा सकता है। ठीक है? अब ये दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर मानिए कोई मैरिज हुआ और जो कंडीशन दी गई है सेक्शन 5 के क्लाउज 2 में, उस कंडीशन को वॉयलेट करके, उसको कॉन्ट्रावेन करके, उसको हनन करके अगर वो मैरिज हुआ तो उस मैरिज को हम लोग कहते हैं वाइडेबल मैरिज। तो यहां सेक्शन 5 क्लाउज 2 में क्या होता है कि जो कंसेंट होना चाहिए पार्टी टू दी मैरिज का वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है? फ्री होना चाहिए। ठीक है? दैट मीन्स कि जो पार्टी है, जो मैरिज हो रहा है दो पर्सन के बीच में, वो इनकैपेबल नहीं होना चाहिए टू गिव अ कंसेंट, टू गिव अ वैलिड कंसेंट। क्लियर? अब आइए जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि जो कंसेंट है किसका, तो पिटिशनर का या फिर उसके गार्जियन का। ठीक है? पिटिशनर के गार्जियन का कंसेंट जो प्राप्त किया गया है मैरिज के संबंध में, कैसे, तो फोर्स के द्वारा, बलपूर्वक या फिर धोखाधड़ी से। ठीक है? तो ऐसे ग्राउंड पे मैरिज उस मैरिज को हम लोग कहते हैं वाइडेबल मैरिज। क्लियर? अब यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा स्टे कीजिए और ये समझिए कि जो 1978 का एक्ट था, 1978 के जब, दैट मीन्स कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 1978 के पहले तक माइनर का मैरिज किया जा सकता था। ठीक है? शर्त क्या था कि उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन कंसेंट देता था। क्लियर? लेकिन जब से चाइल्ड मैरिज एक्ट पास हुआ 1978 का, उसके बाद से जो माइनर का मैरिज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर किसी माइनर का मैरिज होता है तो वो मैरिज का इफेक्ट क्या होता है, यहाँ एक पॉइंट और रुक जाइए कि जब हम लोग देखिए पहले हम लोग सेक्शन 5 में थे। सेक्शन 5 क्या कहता है, कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज। तो इसका 145 हो गया, क्लाउज का जिक्र हो गया, 2 का भी जिक्र हो गया, लेकिन 3 में क्या कहता है इसको ये समझिए पहले, यहाँ पे डिस्कस करने से पहले, कि जो 5 का 3 कहता है कि जो पार्टी जो शादी होगा उसमें जो लड़का है उसका एज जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है? 21 वर्ष या उससे अधिक, और लड़की है तो ब्राइड है तो उसका एज 18 से कम नहीं होना चाहिए, दैट मींस 18 या उससे अधिक होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी लड़की या किसी लड़का का शादी होता है जो प्रिस्क्राइब्ड एज है उसको कॉन्ट्रावेन करते हुए, तो उस मैरिज का क्या प्रभाव होगा, इसके संबंध में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोई प्रोविजंस नहीं है। दैट मीन्स जब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए सेक्शन 5 के क्लाउज 1, 4 या 5 को कॉन्ट्रावेन करके अगर मैरिज हुआ तो उस मैरिज का क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए प्रावधान है कि मैरिज वाइड हो जाएगा।
और अगर कॉन्ट्रावेन करके क्लाउज 2 को हो रहा है सेक्शन 5 का तो वो मैरिज वाइडेबल हो जाएगा। लेकिन अगर क्लाउज 3 को कॉन्ट्रावेन करके किया गया मैरिज है सेक्शन 5 का, तो उस मैरिज का क्या इफेक्ट होगा इसके संबंध में प्रावधान नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो उस मैरिज का जो इफेक्ट होगा वो मैरिज क्या होता है, इलीगल मैरिज होता है, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड है। और वो प्रोहिबिटेड है किस लॉ के अकॉर्डिंग, तो चाइल्ड मैरिज एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, वो मैरिज इलीगल होता है उसका इफेक्ट। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ क्लियर कर लीजिए इस बात को कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी लड़का का उम्र 21 से कम है और वो शादी कर लेता है, ठीक है, कॉन्ट्रावेन करके क्लाउज 3 को सेक्शन 5 का हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो मैरिज इलीगल हुआ, उसको पेनलाइज किया जाएगा। उसके बाद जैसे वो सजा काटेगा, वो कैपेबल हो जाएगा, तो उसके बाद से वो मैरिज क्या हो जाएगा, मैरिज वैलिड हो जाएगा। क्लियर, ये समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। अब आइए अब यहां पॉइंट पे आते हैं कि क्या कह रहा था पॉइंट नंबर सी की वाइडेबल मैरिज को लेके कि अगर पिटिशनर का कंसेंट या उसके गार्जियन का कंसेंट, तो गार्जियन कंसेंट कब, 1978 के पहले तक अगर ऑब्टेन किया गया, प्राप्त किया गया मैरिज को लेके धोखाधड़ी, फ्रॉड से या फिर फोर्स से, तो उस मैरिज को हम लोग वाइडेबल मैरिज कहते हैं और उसको एनुल किया सकता है, उस मैरिज को खारिज किया जा सकता है बाय द कोर्ट, ठीक है। और जो चौथा और लास्ट ग्राउंड है, पहले तीसरा ग्राउंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये समझिए कि अगर मान लीजिए कि पिटिशनर का कंसेंट या उसके गार्जियन कंसेंट लिया गया फोर्स या फ्रॉड के ग्राउंड पे, तो वो एज ए जनरल रूल क्या हो रहा है, वाइडेबल मैरिज हो रहा है। लेकिन इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है कि जिस डेट को फोर्स्ड सीज हुआ, दैट मीन्स जिस डेट को बल का प्रभाव खत्म हुआ या जिस डेट को फ्रॉड के बारे में पता चला पिटिशनर या उसके गार्जियन को, उस डेट से अगर 1 साल बीत गया या उससे अधिक समय बीत चुका है, तो इस ग्राउंड पे फिर पिटिशन फाइल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर, वाइड करने के लिए मैरिज को, ठीक है, एनल्ट करने के लिए मैरिज को। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये अपवाद है पहला। दूसरा अपवाद क्या है कि अगर मान लीजिए कि जिस फोर्स के खत्म होने के बाद या जिस डेट को पिटिशनर को पता चला कि धोखाधड़ी हुआ है, उस डेट के बाद से पिटिशनर और रिस्पोंडेंट आपसी सहमति से एक साथ रह रहे हैं, तो उसके बाद भी उस वाइडेबल मैरिज को एनल्ड नहीं किया जा सकता है। ये 2 ग्राउंड है जिसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, अब आइए हम लोग अब जो चौथा ग्राउंड है वो समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैरिज जो है, उस मैरिज को हम लोग वाइडेबल मैरिज कहेंगे, जिस मैरिज में क्या हुआ कि जो रिस्पोंडेंट है वो प्रेग्नेंट पाया गया। अब प्रेग्नेंट जो पाई गई है वो किसके द्वारा, तो पिटिशनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट हुई, कब, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो इस ग्राउंड पे भी मैरिज हो जाता है वाइडेबल और इसको एनल किया जा सकता है, ठीक है। वो मैरिज वाइडेबल है तो उसको सुन्नी करनी है तो सुन्नी किया जा सकता है। तो अब यहां भी सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि पिटिशनर को पहले से अगर इस बात का पता होता कि रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट है किसी दूसरे व्यक्ति से उसको छोड़ के, और उसके बावजूद वो शादी कर लेता, तो फिर वो इस मैरिज को एनल्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। क्योंकि जब भी कोर्ट इस ग्राउंड पे पिटिशन को एंटरटेन करेगी तो कुछ शर्त है जिसको कंसीडर कोर्ट करेगी, उसके बाद ही उस पिटिशन पे कोई कार्रवाई होगा। दैट मीन्स अगर पिटिशन का ग्राउंड ये है तो पॉइंट नंबर डी, तो पहला जैसा बताया कि अगर कोर्ट पहले इस बात को तय करेगी, पता लगाएगी क्या कि पिटिशनर को पहले से पता था या नहीं कि रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट है किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है जिसको कंसीडर करेगी कोर्ट वो क्या है कि जिस डेट को अगर मान लीजिए मैरिज हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले, तो उस मैरिज के केस में अगर पिटिशन फाइल्ड हुआ 1 साल या उसके बाद किस डेट से, तो जिस डेट को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कमेंस्ड हुआ है उस डेट से अगर 1 साल या उसके बाद अगर फाइल्ड हुआ है, तो फिर इस ग्राउंड पे कोर्ट पिटिशन एंटरटेन नहीं करेगी इस ग्राउंड पे, ठीक है। ये हो गया उस मैरिज के केस जो मैरिज सोलेमनाइज्ड हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के पहले। लेकिन अगर मान लीजिए मैरिज सोलेमनाइज्ड हुआ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद, तो इस मैरिज के केस में कोर्ट इस ग्राउंड पे पिटिशन एंटरटेन नहीं करेगी अगर मान लीजिए जिस डेट को शादी हुआ उस डेट से 1 साल के बाद या उससे अधिक समय के बाद पिटिशन फाइल हुआ है इस ग्राउंड पे, तो ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि पिटिशनर जो है, पिटिशनर के साथ जो मैरिटल इंटरकोर्स जो है, दैट मींस कि पिटिशनर को जैसे पता चला कि रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट है किसी दूसरे व्यक्ति से, उस डेट के बाद क्या
मैरिटल इंटरकोर्स पिटिशनर के साथ आपसी सहमति से हुआ है या नहीं। तो ये सभी फैक्टर को कोर्ट कंसिडर करने के बाद ही इस ग्राउंड पे पिटिशन को कोर्ट इंटरटेन करेगी और इस ग्राउंड पे वॉइडेबल मैरिज को एनल्ड करेगी। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्या था इस पॉइंट से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ था वो क्या है, देखिए रिलेवेंट केस है इस पॉइंट से रिलेटेड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कि अक्सर ये जुडिशियल एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि ऐसे ग्राउंड्स पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि रिस्पॉन्डेंट प्रेग्नेंट है किसी दूसरे व्यक्ति से पिटिशनर को छोड़ के, किस पे होगा। तो इस केस में कहा गया था, केस क्या था, महेंद्र वर्सेस सुशीला का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं केस, महेंद्र वर्सेस सुशीला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ग्राउंड को प्रूफ करने का बर्डन किस पे होगा, तो पिटिशनर पे होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था इससे रिलेटेड केस लॉ। तो अब हम लोग आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज का लेक्चर था हिंदू लॉ से रिलेटेड, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करें बेसिकली वाइड मैरिज को और वाइडेबल मैरिज को डिस्कस करें। हम लोग ये समझे कि वाइड मैरिज, किस मैरिज को वाइड मैरिज कहेंगे और उसका क्या कंडीशन है, क्या ग्राउंड है। वाइडेबल मैरिज होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन और ग्राउंड है, और इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो क्या है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।